हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। जैसा मैं कहता रहा हूं पिछले साल भर से या थोड़ा अधिक ही कि भारत इस समय एक महान सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और इस उथल पुथल के दौर में मेरा अपना एस्टिमेट है कि दलित अब बर्बादी की राह पर बड़ी तेजी से चल रहा है। मेरा यह भी सोचना है कि दलित की इस बर्बादी को, दलित फ्यूचर को, दलित कैपिटलिज्म ही बचा सकता है। हालांकि दलित कैपिटलिज्म पर यानी दलित लोग पूंजीपति बने, दलित समाज के भीतर इस पर आम सहमति नहीं है। जो ज्यादा समझदार दलित हैं, दलित चेतना के जो वाहक हैं, उनको लगता है कि दलित कैपिटलिस्ट अगर बनेंगे और दलितों का आर्थिक उत्थान होगा तो दलित शासक बनने के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए दलित कैपिटलिज्म का विरोध होता है और दलित कैपिटलिज्म का विरोध दो तरफ से होता है, जिसकी चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। पहली बात तो ये कि दलित बर्बादी के मार्ग पर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ क्लियर है। जो सरकार से रिटायर हो रहे हैं या पब्लिक सेक्टर से या बैंकों से, उनके बच्चे उन्हीं पोजीशंस को नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों में यह बात सही हो सकती है, पर व्यापक पैमाने पर जो पहले दलितों को सुविधाएं मिलती थी, यूनिवर्सल फ्रीशिप प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सल स्कॉलरशिप, वह सिस्टम भी टूट गया है और सभी दलितों को इसका फायदा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसमें भी जो एजुकेशन सेक्टर है, मसलन अगर 3 लाख डॉक्टर बन रहे हैं तो करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख तक, यानी जितना सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बन रहे हैं उतने ही प्राइवेट से भी बन रहे हैं। तो जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनते थे तो दलित अपने आरक्षण के हिसाब से अपनी लगभग अपनी पॉपुलेशन के बराबर के हिसाब से अपना अधिकार पा लेता था। तो डॉक्टर्स की जो पॉपुलेशन थी देश में, उसमें बैलेंस बना रहता था, दलितों का अधिकार उन्हें मिल जाता था। पर जब से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आए हैं, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, तो इसमें पढ़ाई कम से कम 1 करोड़ होगी। अगर आपका बच्चा 200 सवा 200 मार्क्स पा लिए हैं ये जो नीट के एग्जामिनेशन में, तो कुछ ही ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को 1 करोड़ से 1.25 करोड़ लगा सकते हैं एमबीबीएस की डिग्री में। कुछ ही ऐसे परिवार हैं। फिर एमएस के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सब कुछ दलित के हाथ से जा रहा है, इसलिए दलित बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। दलित मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है। दलित सर्वहारा
की प्रगति हो रही है उसके अलग कारण हैं, वो उसके कारण मनमोहन सिंह है और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। पर जो दलित मिडिल क्लास है वह श्रिंक हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। शादी ब्याह की समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारी दलित समाज की मिडिल क्लास की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। और अभी हमारे एक मित्र आए थे, वो कह रहे थे अब तो दलित समाज में लड़कों की भी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये संकट सब उसी तरफ इशारा कर रहा है कि दलित समाज बर्बादी की तरफ बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। इसका उपाय मुख्य रूप से दलित कैपिटलिज्म में है। दलित प्रोफेशनल्स बने, मॉडर्न एजुकेशन लें, विदेश जाएं, वह एक रास्ता जरूर है। पर एक रास्ता दलित कैपिटलिज्म का भी है। पर दलित कैपिटलिज्म के दो धुर विरोधी हैं। पहले तो आप जो द्विज समाज है उसका विरोध समझ लीजिए। उसका विरोध मेरी नज़र में मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है देन आइडियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस द्विज समाज ने, जो आज के बच्चे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, जिस द्विज समाज ने जिनकी उम्र आज 80 साल होने जा रही है, जिन्होंने दलित महिलाओं के आंचल में मजदूरी दी थी, वह भला इस बात को कैसे पचा सकते हैं कि उसी दलित महिला के ग्रैंड चिल्ड्रन पूंजीपति बन जाएं। आप आधुनिक भारत में ही देख लीजिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में मेड्स काम करती हैं, और अगर उसी मेड में से कोई बच्चा आईएएस बन गया या बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया, अपनी मेहनत से करते करते पूंजीपति बन गया, और आपका बच्चा उसमें नौकरी करने जा रहा है, बाद में पता चला अरे ये तो मेरी मेड का बेटा है, तो कैसा लगेगा। तो वैसे ही द्विज समाज यानी सवर्ण समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको यह समझ में नहीं आता है कि दलित कैपिटलिस्ट कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। आपको याद होगा, जो ईस्टर्न यूपी से आते हैं, गांव में एक शब्द था बेगार। बेगार प्रथा थी, महाराष्ट्र में भी रही है। बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा भी है। बेगार का मतलब यह है कि आप जमींदार हैं या लैंडलॉर्ड हैं, आपके घर पर मजदूर आए हैं दिन भर मजदूरी करने के बाद, और मजदूरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तब तक जमींदार ने कह दिया अरे आप जरा मेरे घर के आसपास ये झाड़ू लगा दो, या थोड़ा पानी भर लाओ, 10 बाल्टी पानी भर लाओ। पहले हर जमींदार के घर में, घर के अंदर आंगन में नलकूप नहीं होता था, नल नहीं होता था, या जिसको बोलते हैं हैंड पंप, कई लोग चापाकल बोलते हैं। तो बाहर से कुएं से पानी आता था, या नहाना है बाबू साहब को तो उनको कुएं से पानी निकाल के नहलवाने के लिए छोटे छोटे काम करा लेते थे, जिसका पैसा नहीं देते थे, जिसको हम बोलते हैं बेगार। बेगार कराना यानी बिना मजदूरी के काम कराना, छोटे छोटे। तो जिन्होंने दलित मजदूरों से बेगार करवाया है, भला उनकी चेतना को यह कैसे मंजूर होगा कि उन्हीं का नाती पोता पूंजीपति बन जाए, मर्सिडीज से जाए, गांव आए कभी कभी 5 साल में, और उनका बेटा उसी में नौकरी करने के लिए जाए। तो यह एक बहुत साइकोलॉजिकल संकट की बात है। इसीलिए द्विज समाज इसको पचा नहीं पाता है। ओवरऑल भारतीय समाज के साथ भी यही सही है। आप देखे होंगे जो बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जो लोग
तोड़ते हैं, हमले करते हैं, तो बाबा साहब की इस उंगली पर ज़्यादा हमले करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उंगली डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए दिखा रहे हैं या जाति व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए उसी उंगली पर उनका जो है निशाना जाता है। सूट बूट भी एक वजह है, इसीलिए दलितों में जो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कहीं न कहीं ये घटना आ जाती है कि उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। तो यह तो एक द्विज समाज की या भारतीय समाज की एक साइकोलॉजिकल समस्या है, और इसको हम समझ सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं कि उन्हीं के घर पर दिन रात बैठे रहने वाले, मजदूरी करने वाले लोग जो है के घरों में पूंजीपति पैदा हो रहे हैं। तो यह उनकी समस्या हम समझ सकते हैं। वह मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार किस्म के लोग हैं। पर क्या दलितों में दलित पूंजीवाद के लिए जो है कोई आकर्षण है? आप ये देख सकते हैं, एक हमने कॉफ़ी टेबल बुक निकाला था, 2 निकाले थे हम। एक कॉफ़ी टेबल बुक दलित उद्यमियों पर है, दलित एंटरप्रेन्योर्स पर है, जिसमें से कुछ लोग कैपिटलिस्ट बन चुके हैं। तो इस किताब को निकालने के दौरान जो इंटरव्यू किए हम कर रहे थे, तो उसमें हमें एक समस्या निकल कर सामने आई। दलित उद्यमियों के बच्चों से समाज के लोग शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं। और मैं तो बहुत सारे अध्ययन करने के, रिसर्च के तरीके ढूंढे हैं, इन्वेंट किए हैं मैंने। आप गांव में चले जाएं या दिल्ली शहर में ही जो शादी कराने वाले, रेफरेंस देने वाले लोग हैं, दिल्ली में बोलेंगे रेफरेंस देने वाले, हमारे गांव में बोलेंगे अगुआ। तो अगुआ के सामने अगर 2 लड़के हैं, एक रेलवे में टीटीई है या पोस्ट ऑफिस में बाबू है, और दूसरा छोटा मोटा उद्यमी है, गांव में है तो बुलेट से चलता है, उसके पास ईंट का भट्ठा है तो उसने 4 पहिए की कोई और गाड़ी खरीद रखा है, या शहरों में आए जिनके पास 25 लाख 30 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं। इनके बच्चों, इनमें अगर कोई बेटा है और वो BMW से चल रहा है, और उधर जो पोस्ट ऑफिस में बाबू है, तो अगुआ जो है बाबू को ही पहले प्रस्तुत करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि दलित समाज में नौकरी से बड़ा आकर्षण कुछ और नहीं है। दलित समाज के इंटेलेक्चुअल्स भी कहीं न कहीं फंस गए हैं। और जो महान इटालियन विचारक अंतोनियो ग्राम्सी थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, प्रिजन नोटबुक। उसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह से वर्किंग क्लास के लोग भी रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को धीरे धीरे आत्मसात कर लेते हैं, इम्ब्रेस कर लेते हैं, और उनको लगता है कि शासक वर्ग की कही हुई बातें उनके लिए भी उतनी ही अच्छी हैं। तो दलित समाज का जो इंटेलेक्चुअल है, वह यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, उसके टीचर्स रहे हैं मार्क्सवादी या सामंतवादी बैकग्राउंड के, उनके क्लास फेलोज ऐसे ही रहे हैं, जहाँ पर पूंजीवाद का घोर विरोध होता है। ये वही लोग हैं जिनके घरों में पहले कभी हाथियाँ या घोड़े हुआ करते थे, या जिनके रिश्तेदारी में हाथी घोड़े हुआ करते थे, या जिनके पास नहीं भी हाथी घोड़े होते थे तो उनकी शादियों में हाथी घोड़े आते थे। मेरी उम्र के जितने अपर कास्ट के मेरे साथी थे, सबके शादी में हाथी या घोड़ा जरूर आया था। शायद 1-2 अपवाद अगर हम छोड़ दें तो हमारे जो गांव के बगल में रमेश राय साहब थे, शायद उनकी शादी में हाथी घोड़े नहीं गए थे, अन्यथा सबकी शादी में हाथी घोड़े आते थे। तो ये सब लोग पूंजीवाद से बड़ी नफरत करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद इनको लगता है कि इन सब सिस्टम को, संविधान ने इन सब सिस्टम को
खत्म कर दिया है। तो दलित उनके बीच से उसी, जैसा कि ग्रामसी ने कहा था, उसी विचारधारा को अपना लेते हैं। और मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। जब हम भोपाल में थे और दिग्विजय सिंह साहब से अनुरोध किए कि दलित करोड़पति का आप नारा दीजिए, तो उन्होंने और सुधार करके दलित पूंजीवाद का नारा बता दिया दिग्विजय सिंह साहब। तो दलितों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया कि दलितों का यह बनियाकरण हो रहा है। तो मुझे कम से कम 10 साल तक लगे उभरने में। दलितों के इन हमलों से अपना बचाव करते करते मुझे 10 साल तक लग गए। आज भी दलित समाज में दलित बिजनेस में जाएं या नौकरी में जाएं, पहली प्राथमिकता बिजनेस नहीं होता है। तो जब मैं दलित पूंजीवाद की बात करता हूं तो मुझसे सवाल पूछते हैं। अमेरिका में भी लोग पूछते हैं, जर्मनी में भी लोगों ने मुझसे पूछा था, अफ्रीका में भी पूछा था लोगों ने कि मिस्टर प्रसाद, क्या हर दलित पूंजीपति हो सकता है? नहीं, मेरा जवाब हुआ करता है। पहले तो मेरे पास बहुत सारे उत्तर नहीं थे, और मैं थोड़ा इस नेचर का भी हूँ कि किसी को बहुत सही जवाब देकर के शर्मिंदा भी करना ठीक नहीं है। कई बार तो लोग मेरे घर पर आते हैं और ऐसे ही बातें उड़ी उड़ी करते रहते हैं, उड़ती उड़ती। मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरे घर पर है। मैं उनको नहीं कह सकता कि आप जो भी कर रहे हैं इसमें पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी से भरा आर्गूमेंट है। तो मेरा आर्गूमेंट अब होने लगा है, क्या सारे दलित आईएएस अफसर बन पाएंगे? केवल 1000 लोग बनते हैं आईएएस और एलाइड सर्विसेज में, जिसमें दलित का 15.5% आप निकाल लीजिए। तो क्या, चूंकि सब दलित आईएएस नहीं बन सकते हैं, तो क्या किसी दलित को आईएएस नहीं बनना चाहिए? क्या सारे दलित लोकसभा के एमपी हो सकते हैं? नहीं। तो क्या फिर दलित समाज को लोकसभा का एमपी या एमएलए बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या सारे दलित दरोगा बन सकते हैं? अगर सारे दलित दरोगा नहीं बन सकते हैं, कुछ ही बन सकते हैं, तो क्या किसी भी दलित को दरोगा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आदि आदि। तो यह मेरा तर्क होता है। लेकिन चूंकि जिस समाज ने अपने जीवन भर नौकरी की बात सुनी है, अपने पेरेंट्स को सुना है, सरकारी नौकर का महत्व सुना है, वह उस चेतना में एक तरह से जंग लग गई है। मैं, लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि वर्तमान दलित चेतना में जंग लग चुकी है और इसको बार बार साफ करने की जरूरत है। अब चलिए दलित कैपिटलिज्म की बात करते हैं। पहले तो छोटे छोटे उद्योग की बात कर लेते हैं और दलित इकोनॉमी की बात करते हैं। दलित इकोनॉमी का मतलब दलित कैपिटलिज्म का। आप आजमगढ़ का उदाहरण ले लें। आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। एक तरफ बनारस है दक्षिण तरफ, और उत्तर तरफ गोरखपुर है, उसके बीच में आजमगढ़ पड़ता है। आजमगढ़ में कुल 4106 गांव हैं, जिसमें 315 गांव अनइनहैबिटेड हैं, यानी 315 केवल गांव हैं, गांव के बगल में होगा कोई एरिया, उसमें लोग नहीं रहते हैं। कुल हैबिटेड विलेजेस जो है 3792, 3792 गांव ऐसे हैं जिसमें आबादी है। मान लिया, यह बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया हर गांव में दलित है, मान लिया, जैसे गणित में कहते हैं मान लिया, तो हर उस गांव में कुछ लोग बीएड किए हैं, कुछ लोग पीटीसी किए हैं, कुछ लोग सिपाही बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह जानते हैं हम लोग कि सभी लोग बीएड करने वाले या बीटीसी करने वाले मास्टर नहीं बन सकते, और सभी लोग सिपाही नहीं बन सकते, सभी लोग बाबू नहीं बन सकते, क्लर्क नहीं बन सकते। तो मान लीजिए कि हर गांव से, यानी 3792 जो गांव हैं आजमगढ़ में, उनमें से एक बेरोजगार दलित
सड़क के गांव के बगल में जो बाजार है, सड़क पर किनारे या सड़क पर या कहीं आसपास कोई छोटा सा बिजनेस खोल ले जिसमें 4 से 5 हजार रुपये या 1,000 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और वह 1,000 रुपये डेली कमाने लगा। मान लीजिए 1,000 रुपये डेली कमाने लगा, तो हर गांव से 3,792 दलित यूथ जो बेरोजगार थे और किसी वजह से अब एक छोटा छोटा बिजनेस खोल रहे हैं और 1,000 रुपया रोज घर ला रहे हैं, तो यह पैसा कुल प्रतिदिन का हो गया, ये पैसा इसमें यह हो गया 1,000 रुपये जोड़ लें तो 37,92,000 रुपये पर डे हो गया। अगर मान लें जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं मान लिया, तो 30 दिन में यह हो गया 11.37 करोड़, यानी 11.37 करोड़ 3,792 दलितों की यह मंथली कमाई हो गई। 11 करोड़ 11.25 करोड़ कह लीजिए। अगर इसी को 12 में से भाग दे दीजिए तो यह राशि हो जाती है 1,36 करोड़ की। यानी आजमगढ़ के 3,792 गाँव में से हर गांव से एक दलित बिजनेस करने निकल गया आसपास कहीं और 1,000 रुपया रोज लाया, तो एक साल में पूरे आजमगढ़ की दलित बस्तियों में 1,36 करोड़ रुपए आ गए। मान लिया यही अनुपात उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होता है। 75 जिलों के दलित जो है हर गांव से 1,000 कमाने लगे। यह जरूरी नहीं है कि हर 75 जिलों में उतने ही गांव हैं। आजमगढ़ में अगर 3,792 हैं, हो सकता है किसी ज़िले में 4,000 हों, 4,500 हो सकता है किसी ज़िले में 2,000 ही हों, 1,500 ही हों। औसत एक मान रहे हैं समझने के लिए, एग्जैक्ट फिगर पर मत जाइए, लेकिन एक अंदाज़ा लगता है। तो 75 ज़िले जो उत्तर प्रदेश में हैं और हर गांव से इन 75 जिलों के दलित 1,000 रुपये ला रहे हैं, तो साल का हुआ 1,02 करोड़ रुपया। तो जो 1,02 करोड़ रुपया दलित घरों में आएगा, तो यही एक मेथड है, तरीका है जिससे दलितों का फ्यूचर हम संवार सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर यही कहानी पूरे भारत में लागू की जाए तो कितने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज दलित घरों में आएंगे। पर सबसे बड़ा संकट यह है कि दलित समाज में यदि दलित उद्यमी बूढ़े चॉइस नंबर 1 नहीं है, तो दलित समाज को बर्बादी के रास्ते से कोई वापस नहीं ला सकता। इन्हीं में से 3,792 में से अपने मोबाइल फ़ोन पर 75 का गुणा कर लीजिए, यानी इतने दलितों में से अगर 1% भी पूंजीपति बनते हैं, यानी जिनके पास BMW, मर्सिडीज की कैपेसिटी पैदा होती है, तो कितना बड़ा भूचाल इस देश में आ सकता है। इसलिए दलित समाज के लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अपने आसपास यह चर्चा करनी चाहिए
कि दलित कैपिटलिज्म का विरोध अगर बूढ़े लोग करें समाज के, जो दलितों के कभी मालिक हुआ करते थे, तो वह बात तो समझ में आती है। पर दलित कैपिटलिज्म का विरोध क्यों करते हैं? और दलित समाज में जितना बड़ा अट्रैक्शन सिपाही या मास्टर बनने के लिए है, उतना बड़ा अट्रैक्शन जो है पूंजीपति बनने के लिए क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो बनना चाहिए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आप इसको ज्वाइन करिए और मित्रों में फॉरवर्ड करिए। जय भीम, जय भारत, जय दलित कैपिटलिज्म।